नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। बहन जी उत्तर प्रदेश में इस समय लगातार नए नए प्रयोगों में लगी हुई हैं और उनका प्रयोग कुछ इस तरह है कि पुराना जो जनाधार है वो पूरा का पूरा हासिल कर लेना है और रणनीति ऐसी पुख्ता बना रही हैं। देखिए, सबसे अहम बात है 9 अक्टूबर के बाद से बहन जी रुक नहीं रही हैं, एक के बाद दूसरी। हमने आपको बता दिया था 9 अक्टूबर के बाद ही कि ऐसा नहीं है कि ये जो इतनी बड़ी तादाद में लोग आ गए हैं इसके बाद ये वन स्टॉप जंक्शन हो कि एक बार आ गए बस ठीक है, बात यहाँ रुक गई। बात यहाँ से आगे बढ़ेगी और तेज़ बढ़ेगी। बहन जी इस बार ये स्थिति हुआ है कि वो खुद डेट्स डिसाइड कर देती हैं कि इसको और आगे बढ़ाओ। कई बार उनके सहयोगी ये कहते हैं कि बहन जी अभी एक रैली की थी, अभी उसके बाद इतनी मीटिंग कर ली, थोड़ा गैप कर लेते हैं। लेकिन बहन जी प्रेस करती नहीं, गैप एकदम नहीं करना, अब रुकना नहीं है। 2027 तक कहीं भी बीच में कोई पड़ाव नहीं होगा, कंटिन्यू चलना है। अब देखिए, 2 बड़ी अहम चीज़ें होने जा रही हैं। पहली बात यह है कि 29 तारीख को 29 अक्टूबर को यानी कि बुधवार को बहन जी एक बड़ी अहम बैठक करने जा रही हैं और ये बैठक है मुसलमानों के साथ में। मुस्लिम भाईचारा कमेटी बहन जी बनाने जा रही हैं। अब आप तेज़ी देखिए, 29 अक्टूबर को मुस्लिम भाईचारा कमेटी और 1 नवंबर को ओबीसी भाईचारा कमेटी, इधर मुस्लिम भाईचारा, और 1 तारीख को ओबीसी भाईचारा कंटिन्यूएशन में हो रहा है। इसके पहले 16 अक्टूबर को बैठक बहन जी ने ली, उसके बाद 19 तारीख को बैठक बहन जी ने ली और बाकायदा एक एक चीज़ को इस पूरी बैठक में सिंक्रोनाइज किया जा रहा है बूथ लेवल तक। ये जो भाईचारा कमेटी बनेगी इसका भी आप लेवल देखिए, ये ज़िले से होती हुई, ब्लॉक से होती हुई गांव तक जाएगी और बूथ तक लोगों को इसमें जोड़ा जाएगा और इसकी रेगुलर मॉनिटरिंग होगी। आपको याद होगा कि ये भाईचारा कमेटी ये बहुत बड़ी बीएसपी की ताकत रही है। इस भाईचारा कमेटी के ज़रिए बहन जी ने पूरा यूपी का समीकरण चेंज कर दिया था और इसी के ज़रिए उनका पूरा बीएसपी का विस्तार होता गया। 95 में जब बहन जी पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनी, उस समय बीएसपी के पास सिर्फ 67 सीटें थीं, 67 सीट थी। और 1997 में जब बनी वो, तब भी सीटों की संख्या 2 के आंकड़ों में थी, वो 100 तक नहीं पहुंची थी। लेकिन धीरे धीरे करके ये विस्तार होता गया और 2007 में ये संख्या 206 पहुंच गई, वो भी अपने दम पर पहुंच गई। तो इसकी स्ट्रेटजी यही है कि इस तरह से स्पेसिफिक वोट बैंक को टारगेट करके और वहाँ से ये कहानी आगे बढ़ रही है। अब जो बहन जी ये मुस्लिम भाईचारा कमेटी बना रही है, इसके पीछे कुछ और भी चीज़ें हैं। आप देखिए कितना उनका ध्यान है, किन किन चीज़ों में क्या क्या हो रहा है और स्टैंड कब लेना है। दूसरी पार्टियां एक बार सोच करके घबरा जाती हैं कि मुसलमानों पर जम के स्टैंड लेंगे तो हिंदू कहीं पोलराइज ना हो जाएं, लेकिन बहन जी को इसकी कोई परवाह नहीं है। चूँकि उनका हिंदू वोट बैंक भी इंटैक्ट है, वो कहीं टस से मस नहीं होने वाला, ये उनकी पकड़ है। जो दलित वोट बैंक है, जो आपने देखा 9 अक्टूबर की रैली में बड़ी तादाद में उभर के आया, हालांकि उसमें दूसरे ऐसा नहीं था सिर्फ दलित ही आए थे, दूसरी जातियों से भी थे, ओबीसी भी थे, जनरल भी थे, अनुसूचित जनजाति के भी थे। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये पूरा का पूरा वोट बैंक ये हिल नहीं सकता है। आप ये नहीं बता सकते इसको कि देखिए बहन जी तो मुसलमानों के साथ खड़ी हो गई हैं तो कहीं और चला जाए ना। ये तो एक्सपेरिमेंट बहन जी कर चुकी हैं कि ये उनका आधार है। अगर ये आधार मजबूत होता है तो मुस्लिम भी तेजी के साथ में आते हैं। अब बहन जी ने एक और स्टैंड लिया है, मैं आपको वो बता रहा हूँ। ये स्टैंड बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये है बीजेपी के एक पूर्व विधायक हैं राघवेंद्र प्रताप सिंह, योगी आदित्यनाथ के बड़े करीबी हैं, उनकी हिंदू युवा वाहिनी के ये प्रदेश प्रभारी भी हैं। इन्होंने एक बड़ा ही विवादास्पद बयान दिया। इन्होंने कहा कि जो हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की लेकर के आएगा उसकी नौकरी का इंतज़ाम मैं करूंगा। मतलब जिस प्रदेश में बेरोजगारी का आलम ये है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के ओबीसी अभ्यर्थियों को आज तक नौकरी नहीं मिल सकी है, ये योगी आदित्यनाथ की सरकार जिनके बड़े करीबी हैं राघवेंद्र प्रताप सिंह, डुमरियागंज से पूर्व विधायक, ये अपने मुख्यमंत्री को ये नहीं कन्विंस कर पाए हैं कि इनको नौकरी दे दो। ये 69,000 ओबीसी भटक रहे हैं। जहाँ डीएलएड की एक भर्ती नहीं निकल पाई, डीएलएड वाले कब से परेशान हैं। जहाँ प्राइमरी टीचरों में स्थिति ये है कि स्कूलों का विलय किया जा रहा है और उनके ऊपर खतरा आ गया है, वो परेशान हैं। जहाँ पर पेपर लीक का और परीक्षाओं में फ्रॉड का इतिहास है, वो ये चीज़ें ठीक नहीं करवा पा रहे हैं। लेकिन हिंदू मुस्लिम करने के लिए, क्योंकि चुनाव जीतने का यही इकलौता तरीका लगता है, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि अगर लड़की ले आओगे मुस्लिम
तो हम तुमको इनाम में नौकरी देंगे। ये हो रहा है। बहन जी ने स्टैंड ले लिया, बहन जी ने खुलकर के लिखा, मैं उनकी लाइन बता रहा हूं। बहन जी ने लिखा कि मुस्लिम लड़की लाओ नौकरी पाओ के ताज़ा संकीर्ण व घृणित बयान, आप शब्द देखिए, संकीर्ण और घृणित बयान, कि इसके साथ साथ यूपी, उत्तराखंड व अन्य राज्यों में भी धर्म परिवर्तन, लव जिहाद और न जाने क्या क्या नफरती नाम देकर और कानून को अपने हाथ में लेकर सांप्रदायिक, जातिवादी, देशवादी वैमनस्य अराजकता फैलाई जा रही। सीधा टेक ऑन करना होता है ये। अब ये चैलेंज है योगी आदित्यनाथ को। कुछ दिनों पहले कहा जा रहा था बहन जी 9 अक्टूबर की रैली में तारीफ कर दी है, तो बहन जी योगी आदित्यनाथ के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। एक झटके में बहन जी ने वो जो बातें कही जा रही थी उनको सिरे से किनारे फेंक दिया। अभी तो चैलेंज योगी आदित्यनाथ को कि आपकी हिंदू युवा वाहिनी जो आपकी अपनी वाहिनी है, उसका प्रदेश प्रभारी किस तरह की बात कर रहा है। ये पूरा सवाल बीजेपी पर है, ये सवाल आरएसएस पर है और ये सवाल योगी आदित्यनाथ पर खुद है। अगर बीजेपी का कोई और नेता ये बात कहा होता तो योगी आदित्यनाथ फिर भी पल्ला झाड़ सकते थे कि भाई बीजेपी का नेता है, और वैसे भी योगी आदित्यनाथ बीजेपी में किसी पद पर कभी रहे नहीं हैं। इस बार वो सीएम बन गए, ये बात अलग है, और ना कभी किसी संगठन में कोई पद नहीं संभाला है। वो हिंदू युवा वाहिनी के नेता हैं, हर कोई इस बात को जानता है। वो तो बीजेपी के टिकट पर लड़ते थे अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए, लेकिन यहाँ तो उनकी हिंदू युवा वाहिनी का प्रदेश प्रभारी ये बयान दे रहा है और बहन जी यहाँ पर स्टैंड ले रही हैं। सीधा मैसेज है मुसलमानों को। और ये भी सोचने वाली बात होगी कि कितनी पार्टियों ने इस पर स्टैंड लिया, लेकिन बहन जी ने स्टैंड लिया, ये एक बड़ा मैसेज है। अब आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मतदाताओं का महत्व क्या है। यहाँ पर 20%, कुछ लोग कहते हैं 21% मुस्लिम वोटर है। 20 से 21% बहुत बड़ी तादाद होती है। और जब आप पश्चिम में जाते हैं तो ये 20-21% 36% बदल जाता है। 36%, करीब एक चौथाई, ये स्थिति, माफ़ कीजिएगा, एक चौथाई तो 25% होता है, यानी कि आधे से कुछ कम, 36%, 14% कम। अब कहानी ये कि 70 सीटें ऐसी हैं जहां पर कुल 143 सीटों पर मुसलमान असर रखते हैं। 150 से कम, करीब 143, टोटल सीटें हैं 403। 143 सीटों पर मुसलमान असर रखते हैं और 70 सीटें ऐसी हैं जहां ये मुस्लिम आबादी 20 से 30% है, और 73 सीटों में मुसलमान 30% से ज़्यादा हैं। जहां मुसलमान 30% से ज़्यादा है वहाँ कितनी बड़ी निर्णायक क्षमता है। और जब ये क्षमता दलित के साथ में मिल जाती है तो फिर आप समझ लीजिए कितना बड़ा एक बूम आता है। उसकी वजह बता रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि यूपी में 403 सीटों में ऐसा माना जाता है करीब 300 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर दलित निर्णायक भूमिका अदा कर सकते हैं। करीब 300 सीटें, इतना बड़ा ये पूरे प्रदेश में ताकत हैं। 22% कहा जाता है और ज़्यादा भी हो सकता है। 20 ज़िले ऐसे हैं जहाँ 25% से ज़्यादा आबादी है अनुसूचित जाति और जनजाति की। और एक बात मैं आपको और बताऊं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैंने कहा ना कि दलित और मुस्लिम का कॉम्बिनेशन है जो बहन जी बना रही हैं, और इसमें दलित इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि ये इतिहास रहा है कि दलित जिधर जाता है सत्ता का ऊँट उधर ही करवट लेता है। इतिहास देखिए, 2022 का इतिहास देखिए। इस प्रदेश में 86 सुरक्षित सीटें हैं, जिसमें से 84 जो हैं वो अनुसूचित जाति के लिए और 2 अनुसूचित जनजाति के लिए हैं। जहां भी इन सुरक्षित सीटों पर जो भी पार्टी जीतती है वही सरकार बनाती है। 2022 की बात करें, बीजेपी ने 86 में से 65 सीटों पर जीत दर्ज की। 86 में से 65, समाजवादी पार्टी को 20 मिली, ये लेवल था। 2007 में बहन जी की सरकार आई तो उन्होंने 61 सीटें जीती थी, 61 सीटें। 2012 में सपा आई तो उसने 58 सीटें जीती, 58 सीटें 84 में से जीती। बीजेपी ने 2017 में 88% सीटें जीती, यानी कि, और 2017 में आरक्षित सीटें 86 हो गई थी, उसमें 2 अनुसूचित जनजाति की भी हो गई थी। इसमें से 86%, 88% सीटें बीजेपी ने जीती। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन है। दलित साथ आगे, मुसलमान साथ आगे, और इसी के बाद अगर सवर्णों में से एक तबका बहन जी ने अपने साथ में ले लिया तो ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा, एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसको भेदा नहीं जा सकता है। बहन जी इस पर काम कर रही हैं, और बड़ी बात यह है कि ये कंटिन्यूअस चल रहा है। ये जो लग रहा था लोगों को कि बहन जी ने एक बड़ी रैली कर दी और अब मामला शांत हो जाएगा, ये इस बार वैसा नहीं है। बहन जी के लिए अस्तित्व का सवाल है, चूँकि एक विधायक है उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, लोकसभा खाली है, राज्यसभा में एक है और कहीं कोई नहीं है। और 2024 की बात करें, पूरे देश में बीएसपी ने 488 सीटों पर लड़ा था, 488, टोटल सीटें 545 हैं, 488 पे लड़ा था, और उसमें से वोट परसेंटेज 2% था।
यूपी में जो वोट आए थे करीब 10% के करीब थे, लेकिन सीटें ना देश भर में कहीं सीटें नहीं मिली। इससे बहुत सबक लिया है बीएसपी ने, और बहन जी ने पूरे देश को मथना शुरू कर दिया है, अपने संगठन को चाक चौकन्ना करना शुरू कर दिया है। और उनकी कोशिश है कि ये विनिंग फार्मूला दलित मुस्लिम का अगर बना लिया जाए तो इसके बाद इसमें एड ऑन ओबीसी भी ऐड ऑन, चूँकि मैंने बताया 1 तारीख को ओबीसी भाईचारा कमेटी की बैठक, और बहन जी का इस ज़माने में वो ओबीसी आधार रहा है। बहन जी के नेताओं को याद कीजिए, रामाचल राजभर बहन जी की पार्टी के, जितनी बार सरकार रही उसमें वो मंत्री रहे। रामाचल राजभर प्रदेश अध्यक्ष रहे, राजभर समाज के बड़े नेता अम्बेडकर नगर से आते हैं। लालजी वर्मा विधानसभा में नेता रहे बीएसपी के, और बहन जी की हर सरकार में मंत्री रहे, ये भी अम्बेडकर नगर से आते हैं, कुर्मियों के बड़े नेता हैं। तो कुर्मी नेता हो गए, राजभर नेता हो गए। बाबू सिंह कुशवाहा बहन जी के, ये सब प्रोमिनेंट रहे हैं। बाबू सिंह कुशवाहा, मौर्य शाक, सैनी कुशवाहा इस समाज से आते हैं, और ये बड़ी ताकत रखती है ये आबादी, उसके नेता रहे। अभी जो मौजूदा है बीएसपी के अध्यक्ष विश्वनाथ पाल, वो पाल समाज से आते हैं। तो बहन जी को ये पता है कि ये इस वोट बैंक को साधना है, और उसको भी सामने रखती है। तो कुल मिलाकर के दलित मुस्लिम ओबीसी ये पूरा एक सर्किल बनना शुरू हो गया है। इस सर्कल में अभी और भी जो हिस्से हैं वो भरे जाएंगे, और 2027 का चुनाव बहन जी बेहद ही दिलचस्प करने जा रही हैं, इस बात की पूरी संभावना नज़र आ रही है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।